हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना मॉर्निंग का करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं। मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन में द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बेसिकली कराता हूँ। और अगर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में रोज का अखबार चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ठीक है, और वहाँ से जो अखबार हैं आपके, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या आप हिंदी अखबार भी पढ़ते हो, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आप सभी को पता होगा द हिंदू 10 रुपये का पेपर आता है और इंडियन एक्सप्रेस भी नियर अबाउट 6-7 रुपये का आता है। ठीक है, तो आपको वो पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप लोग फ्री में अखबार पढ़ सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी करंट अफेयर का सेशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज के पेज नंबर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो है नहीं कोई, ठीक है, और सीधे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे यहाँ चलते हैं। यहाँ पे ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है अभी उसने हाल ही में रिजेक्ट कर दिया है 6 पैनल ऑफ द लॉयर को। ठीक है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट है उसने 6 पैनल ऑफ द लॉयर, ठीक है, 6 पैनल ऑफ लॉयर जो चाहती थी, क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस चाहती थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस चाहती थी, उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये रिजेक्ट किया क्यों है, इसके पहले का हम लोग थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता हो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, जब तक कि लॉकडाउन नहीं लगा था, तब तक क्या हो रहे थे, सीए एनआरसी के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहे थे, ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो एनआरसी और सीए बिल लाया था उसके खिलाफ हो रहे थे। ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका यह रही कि दिल्ली पुलिस ने जो विरोध कर रहे थे या जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो धरना दे रहे थे, या जो लोग भी विरोध कर रहे थे, उनको क्या किया, पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, और उनके ऊपर एक एक्ट लगा दिया। उस एक्ट का नाम है यूएपीए। इस पूरे एक्ट का नाम होता है, मैं बता देता हूं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो उनके ऊपर ये एक्ट लगा दिया। अब इस एक्ट के तहत जो भी जेल में बंद होते हैं उनको क्या होता है, बेसिकली बेल नहीं मिलती, नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो ये अपना जो सरकार ने है विरोध को दबाने के लिए ऐसा किया था और सोचा था कि विरोध दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाखों लोग विरोध कर रहे थे, इवन करोड़ों लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, यहां तक कि आपको फेमस जो आईएम्स हैं या आईआईटीज हैं, उनके बच्चे भी विरोध प्रदर्शन अपने अपने तरीके से कर रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट को, नियर अबाउट 85 या 86 एक्टिविस्ट को क्या किया, ये जो फेमस एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर कौन सी धारा लगा दी गई, यूएपीए की जो है एक्ट लगा दिया गया। ठीक है, यहां पे बात ये हुआ कि अब इनके ऊपर पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है। 85 या 86 जो भी लोग हैं उनके ऊपर क्या किया है, चार्जशीट दायर करी है। अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। तो केस कौन चलाएगा, दिल्ली पुलिस चलाएगी। और दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि जो भी इनका केस लड़े, दिल्ली पुलिस का केस लड़े, ये इनके खुद के पर्सनल वकील हो। ठीक है, इनके खुद के क्या हो, पर्सनल वकील हो, वो केस लड़े। जिसमें से दिल्ली पुलिस ने बोला था हम 6 लॉयर चाहते हैं, उनका नाम देना चाहते हैं। ये बस क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट कौन है, अब दिल्ली गवर्नमेंट यहां ध्यान रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंद सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है। ठीक है, कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल से इन्होंने बोला कि जो है, जो हमने 6 लॉयर की लिस्ट बनाई है आप उसको अप्रूव कर दीजिए। ठीक, यहां पे अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बोल दिया कि जो है, अगर आपको केस लड़ना ही है, अगर इनके ऊपर आपने केस किया ही है, तो आप इसको केस को फ्री होने दीजिए, मतलब आप इस केस को निष्पक्ष चलने दीजिए। आप अपने लॉयर्स क्यों ला रहे हो, ठीक है, निष्पक्ष चलने दीजिए। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो अपना कहते हैं को सरकार खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, निष्पक्ष चलने दीजिए। पर दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो 6 लॉयर हैं वो केस लड़े। इनमें 6 लॉयर्स में बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अटॉर्नी जनरल, आप अटॉर्नी जनरल का नाम दिया गया है, अटॉर्नी जनरल का नाम दिया गया है।
ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन है भाई? तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहां पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल का नाम भी दिया गया है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये आप लोग लिख सकते हो पेन कॉपी, अटॉर्नी जनरल का भी नाम दिया गया है और उनका नाम क्या है? अमन लेखी, ठीक है, अमन लेखी नाम है, अमन लेखी। तो इन दोनों को भी इन 6 की लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा कहना है कि जो भी आप मुकदमा कर रहे हो वो निष्पक्ष चलने दीजिए। अगर वो क्या कहते हैं वाकई में वो क्या कहते हैं एक्यूज होंगे तो वो बाद में जेल की सजा खाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको अगर नहीं पता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है या एडिशनल अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं, आसान भाषा में समझिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, ये माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल लिखा है, सॉलिसिटर जनरल लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। जो सरकार की तरफ से सबसे बड़ा वकील होता है उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल, और जो थर्ड नंबर पे होता है वो उसे कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मतलब ये जो तीनों लोग होते हैं ये सरकार की तरफ से क्या करते हैं, कभी भी कोई केस होता है तो लोग वो लड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक मैं आपको बात बता देता हूं कि जो है एक आर्टिकल है 239, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल है आर्टिकल 239 का ए का 4, ठीक है। यहां पे समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239 का ए का 4 है। इसमें जो पावर है एक्चुअल में ये अभी अमेंडमेंट किया गया है और ये अमेंडमेंट करके क्या बना है, जो एक्चुअल पावर होगी वो किसके पास होगी? दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगी। दिल्ली गवर्नमेंट के चुने हुए जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके पास होगी, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास होगी, ना कि एलजी के पास। एलजी के पास पावर नहीं होगी, ठीक है, यहां पे एलजी के पास पावर नहीं होगी। अगर एलजी सलाह दे सकता है, एलजी हो सकता है क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री सलाह ले सकती है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री बाध्य नहीं है या फिर उसको जरूरी नहीं है कि वो एलजी का जो है वो फरमान माने या फिर एलजी की जो सलाह माने। एलजी सलाह दे सकता है या ये सलाह ले सकते हैं, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू क्या कहते हैं आर्टिकल के थ्रू, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री उस प्रस्ताव को माने, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है। मैं आपको बता देता हूं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं इसको। एक बात समझिएगा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ही मामलों को छोड़कर, जैसे मैं लॉ का मामलों या फिर जो पुलिस का होता है मामला, पुलिस के मामले में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा और वो किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे एलजी के पहले क्या थे, जो नजीब जंग थे, वो अरविंद केजरीवाल के हर मामले को रोक देते थे। मान लीजिए वो डोर स्टेप डिलीवरी चालू करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसको भी उन्होंने रोक दिया था। अगर वो चाहते थे कि जल निगम से संबंधित कोई मामला वो करना चाहते तो उसको भी रोक देते थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हर चीज में हस्तक्षेप करते थे। पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट का सीधे डिसीजन आया है कि लॉ को छोड़ करके, ठीक है, लॉ को छोड़ करके एलजी जो है वो किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको मैं बताना चाहता था। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे, अगला पेज पे ये न्यूज है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिलहाल मैं आपको एज अ ह्यूमैनिटी के नाते बताना चाहता हूं। एक पर्सन है यहां पे देखिएगा जिसने 6 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, ठीक है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन तबरेज खान है, ठीक है ना। और इस पर्सन ने शो करी ह्यूमैनिटी, मानवता क्या होती है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड नीड्स द ह्यूमैनिटी, ठीक है।
अभी इस समय वाकई में विश्व को बहुत ज़रूरत है मानवता की, और हमेशा ही रहेगी, ऐसा नहीं अभी रहेगी, हमेशा ही रहेगी, मानवता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है और 6 बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ठीक है, हर 10 से 14 दिन के अंतराल में ये प्लाज्मा बंदा डोनेट कर देता है, और इसके साथ साथ अभी ये 7वीं बार फिर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने सेट किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और वाकई में ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जो भी पर्सन रिकवर हो गया उनको अदर के बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पेज नंबर 15 पे द वर्ड की है, द वर्ड पेज पे पेज नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें एक मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि फॉर्मर जो मलेशियन पीएम है नजीब रज्जाक जो है वो बेसिकली करप्शन के केस में फंस गए थे, और अभी क्या हो गया, उनका सिद्ध हो गया जो करप्शन है। ठीक है, तो मलेशिया के जो फॉर्मर पीएम थे, फॉर्मर पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे किसके, मलेशिया के, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मलेशिया के जो फॉर्मर पीएम थे उनका नाम था नजीब रज्जाक, नाम ध्यान रखिएगा, नजीब रज्जाक। ठीक है, नजीब रज्जाक नाम था। तो नजीब रज्जाक जो है वो अभी करप्शन के चार्जेस में फंस गए हैं, और पूरी तरह से वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहां पे डिसीजन दे दिया है कि ये वाकई में करप्शन के चार्जेस में पाए गए हैं, इसलिए इन्हें कितने साल की, 12 साल की सजा, 12 साल की जेल होगी, 12 साल की जेल होगी। इसके साथ साथ इनको फाइन भी भरना होगा, और फाइन काफी ज्यादा है, आप सोच करके रह जाओगे, 210 मिलियन रिंगिट। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दूं अमेरिकन डॉलर्स में, तो ये हो जाएगा नियर अबाउट 49 बिलियन डॉलर। ठीक है, एक काफी बड़ी मात्रा है जो अभी क्या है, ये इनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया है। ठीक है, इनके ऊपर ये बात ये थी कि करप्शन के चार्जेस तो फंसे ही हुए थे, इन्होंने बहुत सारी जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर दिए। ठीक है, एक फेवरेटिज्म के नाते उनको बहुत सारे टेंडर दिए, और उन कंपनियों ने क्या किया, इनके जो है अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाले हैं। ठीक है, इनको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए हैं, और गिफ्ट किस में थे, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में थे। ठीक है, स्विस बैंक के भी इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पाए गए हैं, और करप्शन के चार्जेस पूरे सिद्ध हो चुके हैं, तभी इनको क्या कहते हैं, सजा मिली है। बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मलेशिया के पीएम कौन है, तो मलेशिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम है महातिर बिन मोहम्मद। ठीक है, पीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, महातिर बिन मोहम्मद है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और अगर बात करते हैं कि इसकी करेंसी क्या है, तो मैंने आपको बताया करेंसी क्या है, रिंगिट है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो मलेशियन रिंगिट इसकी करेंसी है, मलेशियन रिंगिट इसकी करेंसी है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, कोलालमपुर है, कोलालमपुर इसकी राजधानी है, कोलालमपुर। ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं कोलालमपुर। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। पेज नंबर 15 की, पेज नंबर 15 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूजीलैंड ने अभी क्या किया है, एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है उसको अभी बीच में रोक दिया है, और किससे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, वो थी हांगकांग से। तो यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में आ भी सकता है न्यूजीलैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड से आ भी सकता है। तो न्यूजीलैंड ने जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको अभी क्या कर दिया है, रोक दिया है। ठीक है, और यह तरह से एक तरह से बोले हांगकांग, एच के मतलब होता है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग से जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको अभी हाल ही में रोक दिया है, या तरह से बोले खत्म कर दिया है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है क्या है, ये प्रत्यार्पण, इंग्लिश में हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं प्रत्यार्पण जो होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो है अगर कोई भारत से पैसा लेकर के दूसरे देशों में जाता है तो भारत क्या करवाना चाहता है, प्रत्यार्पण करवाना चाहता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हांगकांग का कोई पैसा आदमी लेकर के और न्यूजीलैंड में आकर के रहने लगता है, तो हांगकांग क्या करवाएगा, प्रत्यार्पण ही तो करवाएगा।
तो यहां पे न्यूजीलैंड ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि हम प्रत्यार्पण नहीं करवाएंगे अगर कोई आता है। वो क्यों कर रहा है ऐसा, ये बात समझिएगा। देखिए हांगकांग क्या है, हांगकांग अभी प्रेजेंट टाइम में फ्री स्टेट नहीं रह गया है, ठीक है, फ्री कंट्री नहीं रह गई है। इस पे किसी ना किसी तरह चाइना एडमिनिस्ट्रेट करने लग गया है। जो चाइना है वो किसी ना किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करने लग गया। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये 1-2 महीने से नहीं हो रहे, पूरे कम से कम 1.5 साल से नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। वहां की जो आपकी असेंबली है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है चाइना का। तो न्यूजीलैंड को ऐसा लग रहा है कि अगर हांगकांग एक तरह से गुलाम हो जा रहा है तो हम इसके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को त्याग दिया है। इसके साथ यूके ने भी ऐसा किया है, ठीक है, यूके ने भी ऐसा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को रोक दिया है। इसके साथ साथ मैं बोलूं कनाडा ने भी, ठीक है, कनाडा ने भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को जो है वो रोक दिया है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, करीब 4 देशों ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो हांगकांग के साथ में रोक दी है, ठीक है, प्रत्यार्पण जो प्रक्रिया है वो रोक दी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो विलिंगटन है, विलिंगटन, ठीक है। विलिंगटन क्या है, इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। विलिंगटन इसकी क्या है, कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, करेंसी ध्यान रखिएगा, करेंसी है डॉलर है, लेकिन न्यूजीलैंड डॉलर है। कौन सी है, न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। और इसके यहां पे प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट का आपसे नाम पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकिंडा एडन, ठीक है, जैकिंडा एडन है, ठीक है, जैकिंडा एडन नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूजीलैंड के एक द्वीप है या एक कंट्री कह लीजिए, कुक आइलैंड, ठीक है। कुक आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो न्यूजीलैंड करता है। कभी कभी आपसे कुक आइलैंड के बारे में पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में कुक आइलैंड के बारे में पूछ लेते हैं, कुक आइलैंड। वैसे तो कुक आइलैंड एक अलग कंट्री है, एक अलग द्वीप है, ठीक है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, न्यूजीलैंड करता है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि न्यूजीलैंड ने इसके ऊपर अधिकार जमा लिया है या हर काम में हस्तक्षेप करता रहता है। बस एक तरह से समझ लीजिए कि इसकी मदद करता रहता है, क्योंकि इसकी खुद की पहली बात तो आर्मी नहीं है, तो आर्मी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय के जितने भी काम होते हैं कुक आइलैंड के, वो सारे के सारे काम कौन करता है, न्यूजीलैंड ही करता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज आप लोग पढ़िएगा, और अगली न्यूज कौन सी है हमारी, अगली न्यूज है पेज नंबर 16 पे, ये इकोनॉमी का पेज है, और यहाँ पे ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज ताइपे से रिलेटेड है, चाइनीज ताइपे, और बेसिकली क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज है, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या है, यहाँ समझिएगा हुआ क्या है कि आईसीटी जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है, उनके बिहाफ पे मामला गया है, कहा गया है, WTO गया है। तो आईसीटी जो प्रोडक्ट है उसका मामला गया है, इंडिया का जो आईसीटी प्रोडक्ट है, आईसीटी प्रोडक्ट बोले तो आई से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब यहां मामला क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया के नहीं है, ये प्रोडक्ट है चाइना और जापान के, ये प्रोडक्ट है चाइना और जापान के। अब यहां क्या हुआ है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं तो उस पर एक हैवी ड्यूटी इंपोज करी गई है इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। अगर इंडिया के अंदर आते हैं, मान लीजिए चाइना और क्या कहते हैं जापान ने कोई प्रोडक्ट भेजा और वो इन दोनों से रिलेटेड है, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अगर वो इंडिया के अंदर आते हैं तो उन पे बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी, एक तरह से बोले कि हैवी ड्यूटी, हैवी चार्ज जो है, उनको बहुत सारा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है, शुल्क देना पड़ता है इंडिया के अंदर आने के लिए। तो उस चीज को लेकर के चाइना और जापान कहां चले गए हैं, चाइना और जापान चले गए हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चले गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन चले गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चले गए। इन्होंने बोला है कि इंडिया ने उल्लंघन किया है, किसका उल्लंघन किया है, जो ग्लोबल बिजनेस होता है उसका उल्लंघन किया है, ग्लोबलाइजेशन का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के WTO चले गए। अब देखते हैं आगे जाकर के WTO क्या करता है, क्या फैसला सुनाता है इस चीज के ऊपर। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि WTO जो है 1948 में बना था, लेकिन गाट नाम से, गाट GATT, ठीक है, गाट नाम से था। उसका बाद में नाम बदल दिया गया और नाम क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो 1948 में ही बना था गाट, WTO और साथ ही साथ WHO, दोनों 1948 में ही बने थे, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, तो ये मुख्यालय आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है, जिनेवा और स्विट्जरलैंड। अब ये स्विट्जरलैंड क्या है भाई, स्विट्जरलैंड देश है और जिनेवा क्या है, उसका एक शहर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में जो शहर है उसका जिनेवा, वहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगली न्यूज पे, और यहां पे मैं आपको डे बताना चाहता था, जो जुलाई का जो डे होता है, वैसे 30 जुलाई को कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है, 31 जुलाई को एक डे होगा। अब ये हर दिन नहीं पड़ता है 31 जुलाई को, लास्ट फ्राइडे जो जुलाई का होता है उस दिन ये डे पड़ता है। किस दिन पड़ता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, नाम ध्यान रखिएगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई को एक दिन पड़ता है। और इस बार का जुलाई का लास्ट फ्राइडे कब पड़ रहा है भाई, 31 जुलाई को पड़ रहा है, 31 जुलाई को पड़ रहा है। उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन डे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे, ठीक है, एप्रिसिएशन डे, ये डे मनाया जाता है, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे बोलते हैं, सिस्टम व्यवस्थापक प्रशंसा दिवस, ठीक है, सिस्टम व्यवस्थापक प्रशंसा दिवस, ठीक है। तो ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाया क्यों जाता है समझिएगा, ये दिन इसलिए मनाया जाता है, जो भी IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकलिटी का काम कर रहे हैं, उनमें जो भी कर्मचारी हैं उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए, उनकी प्रशंसा करने का, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। इसलिए ये दिवस रखा गया है कि लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई को ये दिन मनाया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो दिवस है ये HP कंपनी, जो हेलेट पैकार्ड आप नाम सुने होंगे, HP कंपनी ने ही बेसिकली ये दिन शुरू किया था, लेकिन ऑफिशियली उसका कहीं नाम नहीं आता है। तो हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि IT जो सेक्टर में जो भी पर्सन काम करते हैं उनके एप्रिसिएशन के लिए ये दिन मनाया जाता है, उनकी प्रशंसा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर में यही रखता हूँ, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।